अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ड्राफ्ट में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आपका होस्ट आमिर अली एंड यू आर वेलकम ऑन स्पेशल टीवी। हमारा प्रोग्राम चूँकि रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और स्ट्रेटजिकल पॉलिसीज़, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस किया जाता है और इसी हवाले से हमारे हमेशा वैल्यूएबल गेस्ट होते हैं जो कि अपने अपने एरियाज़ में एक पर्सनैलिटी हैं जिनकी एक पहचान है। आज हमारे प्रोग्राम में चौधरी नज़ीर साहब जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के, इसके अलावा एक्स एम्बेसडर हैं और एक्स आजकल रिसेंटली ये पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनके साथ प्रोफेसर हसन दाऊद साहब हैं, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। इनका एक वसी तजर्बा है। BOI जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट KPK है उसके CEO रहे हैं। इसके अलावा ये फॉर्मर DG गवादर हैं, तो ही ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ग्लोबली एंड स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली। वी वेलकम यू बोथ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपके आने का बहुत शुक्रिया सर। मैं चौधरी नज़ीर साहब, पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि द प्रेजेंट सिनेरियो इन द कनेक्टिविटी विद GRC's region with the option available to contact with the region circumventing Afghanistan. Oh. Circumventing is a very like a very important word. जी तो पहले तो ये गुफ्तगू उर्दू में होगी, इंग्लिश में होगी? जैसे भी आपको पसंद। बायलैंग्वेज रखें इसको जी। इस पे जो आपने कहा कि सर्कमवेंटिंग अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल पार्ट है। गोल्डन रिंग कंट्रीज़ का जो पूरा रीजन है, ये हमें सबको इल्म है कि फिज़िकली कनेक्टेड है मोर और लेस, और कनेक्टिविटी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एलेबोरेट है। आपके करीब चूँकि चाइना मेंबर है गोल्डन रिंग का, तो चाइना का तो अपना जो BRI है वो इस रीजन में भी है और ग्लोबल लेवल पे भी ऊपर है। चूँकि आज शायद डिस्कशन हम इस तरह स्पेसिफिक ना कर पाएँ कि BRI कहाँ तक है, क्यों है, कैसे है। नहीं, वी हैव अ चांस, आप जो डिस्क्राइब करें हम आपको सुनना चाहेंगे। चले मैं थोड़ा सा अहाता कर दूँ, चूँकि क्वेश्चन जो सवाल पूछा आपने उसकी नेचर कुछ ऐसी है। दूसरा CPEC, और CPEC भी किसी की नज़रों से ओझल नहीं है। ये भी चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा, और चूँकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी के लिए, साउथ एशिया में भी और सेंट्रल एशिया में भी। इस तरह फिर यूरेशिया के रीजन को अगर आप लें तो वहाँ भी कनेक्टिविटी है। टर्की और अज़रबैजान के दरमियान भी कॉरिडोर है, और अब शायद आर्मीनिया तक भी खुल जाएगा, क्योंकि आर्मीनिया मोर और लेस इंक्लूड हो गया है हमारे इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। चूँकि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान वो जो तनाज़ा था वो तकरीबन हल होता हुआ नज़र आ रहा है। रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट टेरिटरी है उसकी। मेरे ख्याल में कोई 11 उनके टाइम जोन्स हैं। उनकी जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो उसके मेरिट्स भी हैं। इन अ वे थोड़ा सा डीमेरिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं उसकी। तो अगर आप ये कहें कि इसकी ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है उसकी। लैंड कनेक्टिविटी जो है इसकी ज़रूरत इसलिए भी बढ़ गई है, जो पिछली डिकेड या 2 डिकेड में हमने देखा जो सी फेयर है, जो सी लेन्स हैं, वो शायद इतनी महफूज नहीं रही। अब ज़रूरी है कि इस किस्म के जो ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की, रीजन्स की, उनकी लैंड कनेक्टिविटी हो। उससे पहले कि मैं दूसरे एस्पेक्ट देखूं, मैं ईरान को भी ले लेता हूं। अब ईरान की और चाइना की भी कनेक्टिविटी है बाय ट्रेन। तो हम ये कहेंगे कि CPEC, BRI, उसके बाद CEO जो हमने कहा हुआ है, क्या OC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन का,
उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था। RCD आपकी नॉलेज में है, सबसे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो। और ये तो हो गया कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल। अब इसकी कंडीशन क्या है और कहाँ तक ये हो चुका है, इसकी कंडीशन क्या है, मेरे ख्याल में ये भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है कागज़ के ऊपर ये कहना और सुनना और समझना कि जी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी सिर्फ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है, इसका ये भी काम है कि आया कि हमारे जो लेट्स से कस्टम्स रूल्स हैं, आया कि वो भी अलाइन हैं एक दूसरे से। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, अगर ये 12 कंट्रीज़ हैं 11 कंट्रीज़ हैं तो इनमें डिफरेंट किस्म के रेगुलेशंस हैं, आया कि वो भी अलाइंड हैं आपस में या नहीं है अलाइंड। इमिग्रेशन का इशू देख लें आप कि जब पासपोर्ट्स तो हर एक के हैं, और फिर आया कि वीज़ा रजीम एग्रीड है या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है देखने के लिए, जो आइंदा किसी सेशन में हम इस पर भी बात करेंगे कि कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये कितनी अहम है। और फिर अफ़गानिस्तान का जो इशू, ठीक है फ़िलहाल हम उसको जिसे कहते हैं कि उससे बाहर जाएंगे किसी स्टेज के ऊपर। ये भी ज़रूरी होगा कि हम अफ़गानिस्तान को भी समहाउ मैनेज करें। उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और वो भी एडिशनल मेंबर हो जाएगा। तो मैं सम अप इस तरह करूँगा कि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक अवेलेबल है। एक कस्टम्स के जो रेगुलेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं, वीज़ा के जो रेगुलेशंस हैं, और सबसे बड़ी बात जो हेल्थ के रेगुलेशंस हैं, ये सारे के सारे अलाइन होंगे अपने साथ, तो फिर हम कह सकेंगे कि कनेक्टिविटी जो है वो तसल्ली बख्श है और अब हम इस रीजन को इकट्ठा कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए। सर चौधरी साहब थैंक यू। जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि वी नीड टू हार्मोनाइज द सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। सर यही मेरा क्वेश्चन मोर और लेस जो है प्रोफेसर हसन दाऊद साहब आपसे है, लेकिन इसमें मैं दो चीज़ें जिन पे ज़रा जोर दूंगा। एक है सरकमवेंटिंग अफ़गानिस्तान, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई उज़्बेक एम्बेसडर से लास्ट वीक में, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप जो रेल ट्रैक वाया अफ़गानिस्तान अप टू पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन आप इन एंड आउट एक्सपेक्ट करते हैं? तो ही गिव मी अ फिगर लाइक 500,000 कंटेनर्स अ ईयर। ये उन्होंने कहा, मिस्टर अली शेर जो उनके एम्बेसडर हैं इस वक्त, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि वी आर एक्सपेक्टिंग 500,000 कंटेनर। तो इसी सर्कमस्टांसेस में जबकि हम अफ़गानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, उसके जियो डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी कनेक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। दो तीन चीज़ें हमें इस तनाजुर में देखनी है और समझनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि ग्लोबल अफेयर्स और जियो पोलिटिकल जो सिनेरियो है वो किस तरफ जा रहा है। सो क्लियरली ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ग्लोबल साउथ और एशिया जो है वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ रही है, रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी आपस में बढ़ी। सिमिलरली वेस्ट जो है वो एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है और ईस्ट हमें नजर आ रहा है क्लियरली लेड बाय चाइना कि वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। चाहे वो ग्लोबल रिंग कंट्रीज, जो प्रपोज ग्लोबल रिंग कंट्रीज हैं वो हो, या एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, बीआरआई का प्लेटफॉर्म हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनिशिएटिव के रही, या भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का रिसेंट जो इनिशिएटिव ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है या ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये तमाम जो है ये कन्वर्ज कर रहे हैं कि रीजन जो है आपस में इंक्लूसिविटी बढ़ाए, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाए और इस कनेक्टिविटी को एज ए नेचुरल एंडाउमेंट वो आगे लेके जाएं। और कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि हार्ड कनेक्टिविटी, रोड्स, ब्रिजेस, रेल कनेक्शन, और ऑल्सो सॉफ्ट कनेक्टिविटी जिसमें ऑप्टिकल फाइबर भी आपकी आती है और डिजिटल कनेक्टिविटी आती है फॉर ई कॉमर्स पर्पज। तो ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर एक अच्छी स्पीड से मोमेंटम
की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको साइड पे रखते हुए हम एक मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने रीजन की हद तक मैं बात कर सकता हूँ, या वो रीजन जिसका आप तस्करा कर रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसाया ममालिक हैं। सो इस सिनेरियो के अंदर किसी मुल्क को सरकमवेंट करना मेरे ख्याल में एक वाइज स्ट्रेटजी नहीं हो, बल्कि उनको भी इंक्लूसिव ग्रोथ में लाना चाहिए। उनकी भी वहाँ की आवाम को हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के जरिए दिखाना चाहिए। चाइना मॉडल आपके सामने है कि किस तरह 30 से 40 साल के अंदर ओवर 1.5 बिलियन की आबादी के अंदर अब कितनी परसेंटेज को वो गुर्बत की सतह से ऊपर ले गए हैं, प्रॉस्पेरिटी ले आए हैं। तो इसी तरह अगर हम आपस में कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी और इसकी वजह से सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो भी साइड लाइन्स होंगे या एटलीस्ट बैक बर्नर पर जाएंगे। और आपस में जब इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, ममालिक आपस में बेहतर सलूक और बेहतर डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं एज अपोज टू एनी कॉन्फ्लिक्ट। सो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि सरकमवेंट करना अफगानिस्तान को एक वाइज डिसीजन नहीं है, स्पेशली ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल गवर्नेंस या इवन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट शी है उसके अंदर अफगानिस्तान एक सेंटर पॉइंट लेता है एशिया के अंदर कनेक्टिविटी वाइज, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिहाज। तो ये तो एक लार्जर पिक्चर मैंने आपको दी। एक मैं इसको थोड़ा सा एक और तनाजुर से, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन या की रीएडजस्टमेंट हो रही है या रीग्लोबलाइजेशन हो रही है, इसके अंदर अगर कोई नेशन या कोई एंटरप्राइज नाकामी होगी तो वो फिर सरकमवेंट होगी। ये भी आप ध्यान में रखें। ये नहीं होगा कि अगर कोई मुल्क है और उसके मसाइल हैं और उस मसाइल का इम्पैक्ट दूसरे मुल्क में जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की फॉर्म में या कोई और कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में, तो फिर उसको सरकमवेंट करना पड़ेगा। और ये कोई और मुल्क आके सरकमवेंट नहीं करेगा, उसका रीजन और उसकी वजह उस मुल्क के लोग, उस मुल्क की गवर्नमेंट और उस मुल्क के पॉलिसीज होंगी जिसकी वजह से वो सरकमवेंट होगा। तो क्या अफगानिस्तान सरकमवेंट होना चाहता है? क्या अफगानिस्तान अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में लेके जाना चाहता है जहां ऐसे रीजन जो कि ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? ऐड करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं शायद स्लिप ना कर जाऊं। दो रिसेंट डेवलपमेंट्स, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की शेयरिंग अ कॉमन फ्यूचर, जो कि चेयरमैन शी जिनपिंग हैव हिज ओन आइडियोलॉजी एंड दैट इज़ वेरी मच वर्केबल के व्हाट टू शेयर अ कॉमन फ्यूचर, जिस पे हमेशा चाइना बात करता है। सर, रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट सुनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उसने कहा कि वी मे ऑब्टेन दिस बगराम एयर बेस। और बगराम एयर बेस आपको पता है कि एक ऐसी जगह पे है कि जो कि रीजनली बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो अगर वो उसे रिटेन करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो दोबारा अपनी फोर्सेस, और उन्होंने कहा जी कि वी मेड अ मिस्टेक टू इवैक्यूएट फ्रॉम बगराम एयर बेस। और इसमें एक बहुत बड़े कमेंट आए जो चाइना वाली साइड से आए हैं कि हर मुल्क की इंटेग्रिटी जो है उसको जो है ना उसको ऑनर किया जाए, उसको कंप्रोमाइज ना किया जाए। तो ये जो एक इवेंट है, ये इससे काफी फर्क नहीं आ जाएगा अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो? देखिए, तो पहली बात ये कि मैं चाइना के स्टैंड पॉइंट से ये जरूर कह सकूंगा कि चाइना ने स्टेटमेंट इसलिए दी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना का तस्करा किया। अगर वो चाइना का तस्करा ना करते तो चाइना स्टेटमेंट ना देता, क्योंकि चाइना अननेसेसरी स्टेटमेंट स्पेशली डिप्लोमेटिक मैटर्स में, रीजनल मैटर्स में नहीं देता, और किसी और मुल्क के मुतल्लिक अगर बात हो रही हो तो बिल्कुल नहीं देता, अगर इवन पार्टनर कंट्रीज भी उसके हों। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, वो इतनी ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखते हैं कि उनकी आज की स्टेटमेंट हो सकता है कल एक डिफरेंट स्टेटमेंट हो। तो वो इसको आज के लिहाज से हम कुछ वेटेज दे सकते हैं, कल अगर यही स्टेटमेंट नहीं होती और इसकी जगह वो किसी और रीजन की बात करते हैं तो एक अलग बात है। सो आई थिंक इस लिहाज से चूंकि जिस तरह का एग्जिट हुआ है और जितना नुकसान अफगान लोगों का हुआ है उस अनप्रेसिडेंटेड एग्जिट के नतीजे में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो अमेरिका और उसकी नेशनल स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज की बात करते हैं, तो वो जिस तरह का एग्जिट हुआ है उसके बाद भी अगर अफगानीज वेलकम करते हैं तो फिर नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ ड्यू डिलीजेंस करके ही वो करेंगे, चाहे वो कोई भी अफगान गवर्नमेंट हो,
प्रेजेंट सेटअप भी हो तो भी। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जिस तरह के रीजनल डायनामिक्स बन रहे हैं और जिस तरह अमेरिका अपनी ख्वाहिश के बावजूद जो उसका वेटेज है, जो वेट है, वो जितना तेजी से कम हो रहा है स्पेशली हमारे रीजन के अंदर, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अब कोई डिफर कर सकता है, जितनी तेजी से वो कम हो रहा है और जितना तेजी से चाइना का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बढ़ा है, तो यकीनी तौर पे ये मुझे तो नियर फ्यूचर में होता नजर नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये कि इसको मैं चूंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही बात कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट से ही बात कर सकता हूँ, तो हम ये देख लें कि रीजन के कितने ममालिक इवन अफगानिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट वाइज और ट्रेड वाइज यूएस के कितने मुल्कों के साथ है और चाइना का कितने मुल्कों के साथ है इस रीजन में। इवन अफगानिस्तान को भी देख लें, इन्वेस्टमेंट वाइज भी देख लें, और जिस तरह एससीओ के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे या बीआरआई के अंदर, और जिस तरह अभी ट्राइलैटरल डिस्कशन हुई है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की, आप खुद उसको फॉलो कर रहे थे बीजिंग में, अफगानिस्तान में और फिर पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। जी प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आपने एग्जिट ही करना था तो अब आपको नई एंट्री के लिए एक बड़े रीजनल डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं और इलाके में बहुत सारी जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ चुकी हैं। बल्कि आपने इकोनॉमी पे बात की, मैं तो जियो स्ट्रेटेजिकल भी कहूँगा कि बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि जैसे पहले आप वहाँ से निकले, पहले तो आप वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल एक तरह से उतावले हो रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाए किसी तरह इज्जत बचा के। अब आप दोबारा उसी दलदल में खुद घुसना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो बात आपकी ठीक है कि ट्रम्प साहब की किसी भी स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया उतना सीरियसली नहीं लेता कि वो सर एक कभी भी छोटी सी चेंज हो बात अगर सकती मैं है। करूँ कि जी, मैं ये बहुत सारी बातें जो है ना और बहुत कुछ जो हो रहा है यूएसए वाइज, इसमें कुछ तब्दीली में होता हुआ देख रहा हूँ मिड टर्म इलेक्शंस के दौरान बाद। जब मिड टर्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा होगा, तो जाती तौर पे आई एम नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई एम एन प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर। तो उस लिहाज से मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ग्लोबल डिप्लोमेसी से साथ बहुत ताल्लुक होता है। तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे नजर आ रहा है कि कुछ तब्दीलियां आएंगी, और इवन के स्टांस वाइज, क्योंकि इंटरनल जो ब्रूइंग इंटरनल चैलेंजेस यूएसए के अंदर नजर आ रहे हैं, रिसेंट एक हादसा भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो इंटरनली इतने इनग्रॉस हो जाएंगे कि उनको एक्सटर्नल इश्यूज पे उस तरह ध्यान नहीं दिया जा सकता, स्पेशली वो इश्यूज जो कि उनसे बहुत दूर, फार एंड अवे है। जी बिल्कुल ठीक है। सर, चौधरी नसीर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका फॉरेन अफेयर्स का एक बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है। आप पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि जियोग्राफिकल डायनामिक्स हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है इकोनॉमिकली, रीजनली और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से? उसके यानी इस पूरे खत्ते पे अब बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बीआरआई का आपने जिक्र किया, सी पैक उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, आपने सीआरडी का जिक्र किया, और भी बहुत सारे आपने मुआहदे इसी तरह बताए। तो कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक डाइड फॉर्म में चले गए हुए हैं, लेकिन रिसेंटली तो अगर हम समझें तो बीआरआई या सी पैक उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो हमारे दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है, और जिसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क आपके तो इल्म में है कि वो मुकम्मल हो चुका है। तो उसके हवाले से आपको पाकिस्तान की कैसी लग रही है अगली पॉलिसी, कि पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ सेंटर रोल और नॉट? जी, पाकिस्तान तो मई के जो एपिसोड इंडिया के साथ हुआ है, उसने एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, वो तो बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, ग्लोबल फेनोमेना एक चेंज कर दिया वो तो आ चुकी है। जो थोड़ी बहुत ज़रूरत और थी, वो आज से 3 दिन पहले जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ है, उसने तो पाकिस्तान को लाके फ्रंट सीट पे बिठा दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप की अपना विजन क्या है और आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है अपने बारे में, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपकी कैपेसिटी कितनी है।
कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैपेसिटी आपकी और आपकी डिप्लोमेटिक एजिलिटी, जो परसों आर्टिकल लिखा है सऊदी मीडिया एडवाइज़र ने इसके बाद, उसमें उसने यही पॉइंट आउट किया है कि एग्रीमेंट तो हो गया, अब इसके ऊपर प्रेशर्स आएंगे आप लोगों के ऊपर। इसी तरह जो कनेक्टिविटी का मामला है इसके ऊपर भी आप सर मुझे आई एम कॉल्ड टू बी गो फॉर अ pressure शॉर्ट है। ब्रेक, वी विल बी राइट बैक एंड वी विल कम अप विद द सेम क्वेश्चन। जैसे सर नज़ीर साहब जो बता रहे थे कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आएंगे बिकॉज ही हैव अ डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड, उन्हें पता है कि ऐसी बहुत सारा सिनेरियो होगा जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, और इक्वली टू द मिडल ईस्ट सम कंट्रीज जो पाकिस्तान से एफिलिएट कर रहे हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to our program Craft, or very valuable comments from our experts. Sir, नसीर साहब आप वो जो बता रहे थे हमें, तो हमें हाँ। उसकी आप इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटजिकल स्ट्रेंथ जो है और उसकी डेप्थ क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा। जी मैं अर्ज करूं, देखें जो सिक्योरिटी या डिफेंस का एस्पेक्ट है उसके साथ जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही होना चाहिए इसको। आपका सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान उसमें क्या रोल अदा कर सकता है, तो मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के ऊपर ये रोल जो है वो असाइन हो गया है आपको। इस वक्त शायद आप दुनिया के चंद पहले हाफ डज़न मुल्कों के अंदर शामिल हो गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले 2 या 3 में हैं, कम से कम हाफ डज़न मुल्कों में शामिल हो गए हैं जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जिनको एक रोल प्ले करना है। अब सिर्फ रोल असाइन होना काफ़ी नहीं है, असाइन हो चुका है ये, लेकिन अब आपको अपने लिए कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और वो कैपेसिटी ह्यूमन कैपेसिटी भी है उसकी और फिर फिज़िकल कैपेसिटी भी है उसकी। अल्लाह के फजल से आपकी डिफेंस साइड जो है तो काफ़ी हद तक सिक्योर है और भी रीइंफोर्स हो जाएगी जब ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। ये वैसे होगा अमन, इतना प्रेशर जो मैंने आपसे, मेरे क्वेश्चन का जी एक मैं पार्ट प्रेशर बताता हूँ। देखें पिछले ये 1991 तक दुनिया जो थी बाइपोलर थी, सोवियत यूनियन था और अमेरिकन कैप था, द वेस्ट लेड बाय अमेरिका। 91 के बाद जब से सोवियत यूनियन इन अ वे फिजल आउट हुआ तो एक था। अब ये एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है जहाँ पर मल्टीपोलैरिटी री इमर्ज हो रही है। अब उस मल्टीपोलैरिटी का मकसद 2 नहीं है, ये अमेरिका और चाइना। अब ये जो कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्लेयर जो हैं वो सामने आएंगे। हिंदुस्तान फॉर दैट मैटर, रशिया फॉर दैट मैटर, जो कि गोल्डन रिंग का हिस्सा भी है। अब पाकिस्तान का री इमर्जेंस या पाकिस्तान का इमर्जेंस जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मैं वही कहता हूँ कि ये जो एपिसोड इंडिया के साथ हुआ उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन हाईलाइट हुई, होने के बाद फिर ये जो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई अमेरिका से और इजराइल से कि उन्होंने जाके दोहा में जो स्ट्राइक किया। अगर आप देखें, इफ़ यू वांट टू बी कैंडिड एंड फ्रैंक, ये अमेरिका ने स्ट्राइक की है। हाँ, ये कम से कम उसे रोक सकते थे। ये नहीं, ये बात नहीं है। आप देखें जब इजराइल 100% डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर और वो जाके स्ट्राइक करता है वहाँ पर जहाँ पर उनका बेस है 40 किलोमीटर के ऊपर, जो अमेरिकन एम्बेसी है वो सिर्फ 13 किलोमीटर थी जहाँ पर ये स्ट्राइक हुआ, और कितने डिकेड से वो तीनों आप ट्रायंगल था ये अमेरिका, इजराइल और वो। हम डिस्कशन उधर ना ले जाएं, लेकिन कहने का मकसद ये था दिस वाज ए हिस्टोरिकल मिस्टेक। अब उस मिस्टेक ने, मुझे कहने दें, उस मिस्टेक से एक सिचुएशन डेवलप हुई और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। सर थैंक यू वेरी मच। चूँकि प्रोफेसर हसन दाऊद भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि अब मल्टीपोलर नहीं रही, यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि अब रीजनल पावर्स भी बहुत सारी ऐसी हैं कि जो डेवलप हो चुकी हैं और चीज़ें वैसे ही नहीं हैं जैसे 1991 से पहले थी।
मुझे इस पे भी आपके व्यूज़ चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कैन पाकिस्तान प्ले अ ग्रेटर रोल, especially considering with the Iran and the Central Asian states, considering that the depth of the economy and strategy, both आप अपने हिसाब से अगर इसे इकोनॉमिकली देखना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिकली हमें इस पे अपने व्यूज़ दीजिए। देखिए कि डेफिनेटली ग्लोबल पैराडाइम जो है वो उसके अंदर तब्दीली आ रही है और वाज़ेह तब्दीली आ रही है। जो ग्लोबल नॉर्थ है उसकी जो स्ट्रेंथ है और ग्लोबल साउथ उसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके अंदर भी एक पैराडाइम शिफ्ट। वो कंट्रीज जिनको हम पेरिफेरल कंट्रीज कहते थे, लैंडलॉक, डबली लैंडलॉक कंट्रीज, वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रिज्म में लेके जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है। एशिया की रिजुविनेशन हो रही है। एशिया जो कि कई सदियों पहले एक सेंटर पॉइंट था, वो पुराने सिल्क रूट को अगर आप ज़हन में रखें उस लिहाज से, जिस तरह मुगल एरा और उसके साथ साथ थांग डायनेस्टी और सब्सिक्वेंटली ईरान, और ये तमाम रीजन्स जो हैं एशिया के अंदर और रशिया इटसेल्फ, यूरो एशिया के एस्पेक्ट से लिहाज से, ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये तब्दीलियां हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं और ये ना सिर्फ हमें नज़र आ रही हैं, वो लोग जिनके पास और वो ममालिक, वो रीजन जिनके पास हिस्टोरिकली एटलीस्ट पिछली एक सदी से पावर का सेंटर था, वो भी ये चीज़ें देख रहे हैं। और जिस तरह इन्वेस्टर साहब ने फरमाया कि यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इसकी कुछ वजूहात भी हैं। वजूहात क्लियरली ये हैं कि जब बायपोलर वर्ल्ड था रशिया और अमेरिका, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बने जिसमें यूएन एक सरफहरिस्त है और फिर WTO, WHO, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन बने, जब ये वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ तो ऑल्दो कुछ अरसे तक तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट भी हुई और उसके इकोनॉमिक डिविडेंड चाइना ने भी हासिल किए, यूएस ने भी हासिल किए। अगर चाइना के अंदर बहुत सारे बिलियनियर बने हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, तो अमेरिका के अंदर तो उससे कहीं ज्यादा बिलियनियर्स बने हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उसका ग्लोबल फुटप्रिंट, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत बढ़ गई। नेचुरली तो होनी चाहिए किसी भी नेशन से, अगर उसको नजर आ रहा हो कि वो ताकत जा रही है तो वो कंसर्न तो होता है, लेकिन क्या ये कंसर्न को एड्रेस करने के लेजिटिमेट तरीके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब इसके इकोनॉमिक वैल्यू पे जाते, देखिए मैं ये बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात पे कि वो ममालिक, वो नेशंस, वो रीजन जिनकी रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी है, जिनके पास नेचुरल एंडोमेंट है अच्छी ज्योग्राफी का, जिस तरह पाकिस्तान है जो कि एनर्जी रिच और एनर्जी डिमांडिंग कंट्री, बोथ ईस्ट वेस्ट, बोथ नॉर्थ साउथ, उसके सेंटर में अल्लाह ने हमें प्लेस किया हुआ है और उसकी वजूहात है। तो वो अगर उसी एस्पेक्ट को देख लें, क्योंकि तेल ने अगर निकलना है मिडिल ईस्ट से तो मैरीटाइम जोन के बाद बाहर से गुजर के जाना है। अगर ऊपर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने साउथ की तरफ आना है और पोर्ट्स को इंडियन ओशन की यूज करना है, तो पाकिस्तान राइट इन द सेंटर है एंड इट्स इकोनॉमिकली वाइबल। चाइना ने अगर BRI का बेनिफिट करना है तो CPEC के थ्रू ही जाना है। CPEC, मैं हमेशा कहता हूं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बेल्ट जो है वो CPEC है। सो ये तमाम चीजें अपने तौर पे हैं और वो मुल्क जो जिनके पास रीजनल कनेक्टिविटी है, जिनके पास अच्छी ज्योग्राफी है और जिनके पास अच्छी डेमोग्राफी है, आपके पास अगर पॉपुलेशन साइज अच्छा है और वो स्किल्ड है और एटलीस्ट पोर्शन ऑफ इट इज स्किल्ड, तो फिर आप अब इन एंडोमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। अब हमें, और नेचुरली हमारा नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक्स भी अब फ्रॉम जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट अब जियो इकोनॉमिक जा रहे हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन भी यही बात करती है और ग्लोबली भी आप देख रहे हैं चाइना का वेट क्यों बढ़ गया है, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, जब वो नंबर 2 इकोनॉमी में, और कन्वर्सली इंडिया का वेट क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो सही नहीं है। ट्रेड डेफिसिट उसका अभी भी चाइना के साथ बहुत ज्यादा है
اور نظر آ رہا ہے گلوبلی بھی ٹیکنالوجی بہت کے زیادہ ہے، وار میں وہ ان ٹیکنالوجی کے کی وار روپیہ میں بھی پریشر میں ہے اس وقت. دوسری بات آپ ذہن میں رکھیے گا ہسٹوریکلی بھی کہ جو ٹریڈ اور ٹیکنالوجی ہوتے ہیں ڈفرنٹ ٹیکنالوجی ڈفرنٹ ایرا میں ہوتے ہیں جو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی ہوتے ہیں یہ ہیومن ریس کو قریب بھی لاتے ہیں اور یہ ہیومن ریس کے درمیان کانفلکٹ بھی لاتے ہیں اب وہ ریجن اور وہ ملک جو ان چیزوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں تھرو ملٹی لیٹرلزم آپس میں بات کر کے اور جب آپ ملٹی لیٹرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑا ملک ہے کوئی اس کی بات کی بھی اتنی ویلیو ہوگی جتنی بات چھوٹے ملک کی ویلیو ہوگی اکنامکلی چھوٹا یا ایون ڈیموگرافکلی اور جغرافکلی بھی چھوٹا اسی لیے چائنا جب اب بات کر رہا ہے گلوبل گورننس انیشیٹو کی ایس سی او کے فورم میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے بات کی تو وہ پھر بھی یو این چارٹر سے نہیں نکلے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو این کا جو چارٹر ہے وہ ملٹی لیٹرزم کو پروموٹ کرتا رہا ہے انیشیلی اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں اور گلوبلائزیشن بھی ایک اچھا سٹیپ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اکنامکلی اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری کچھ ویکنیسز ہیں لیکن اگر اوور آل سوٹ انالیسس کریں اپنی اسٹرینتھ دیکھیں ویکنیسز دیکھیں اپرچونٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور تھریٹس دیکھیں ان سب کو اگر آپ احاطہ کر لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھرو سم کنٹینیوٹی آف پالیسی تھرو سم پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹاپ 30 کنٹریز کے اندر آ سکتا ہے بائی 2050 یہ میری کنوکشن ہے آپ اپنے پروگرام میں یہ نوٹ کر لیجئے گا اور آج اگر ہم ان تین انڈاؤمنٹ جو پاکستان کو خدا نے دی ہے ڈیموگرافکس جیوگرافی اور ریجنل کنیکٹیوٹی جو کہ اب ہمیں بی آر آئی اور سی پیک سے مل رہی ہے کیرک سے مل رہی ہے سینٹرل ایشین ریپبلک اکنامک جو کوریڈور ہے اور گولڈن رنگ کے بھی آپ بات کر رہے ہیں سو اگر ہم ان سب کو کے پی اکنامک کوریڈور ایک اور بھی ہے جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سپورٹ کر رہا ہے ایم ایل ون کی کنیکٹیوٹی ٹرانس افغان ریلوے کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے یہ وہ تمام اکنامک ریزنز ہیں جو کہ ہمیں پلیس کرتے ہیں ان دی رائٹ ڈائریکشن لیکن اگر آپ پولیٹیکل ڈسکشن اور ڈیبیٹس کی وجہ سے اوور ویلم ہوتے ہیں اگر آپ ڈوم اسٹے سینیریو پریڈکٹ کرتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں اگر آپ پولیٹیکل ہارمنی نہیں لے کر آتے اور اگر اپنی آپ پروڈکٹیوٹی کو امپروو نہیں کرتے تو پھر وہ جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا افغانستان کی سرکموینٹ ہونے کا تو کوئی اور بھی ملک سرکموینٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے جی پروفیسر صاحب آپ کی بہت ہی ویلیبل ویوز اور جتنا آپ نے جس طریقے سے الیبریٹ کیا اس ایشو کو اور اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس بتائے ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے کافی دیر ہوگی ہے مختلف پروگرام ہوسٹ کرتے ہوئے اتنا پیارے طریقے سے آج تک کبھی کسی نے یہ بتایا نہیں ہے اور یہ وہ پالیسیز ہیں یہی وہ تھنک ٹینکس ہیں جن کی پالیسیز کو گورنمنٹ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے یہ گورنمنٹ کے ناک کان آنکھیں ہوتی ہیں اور یہی ساری ورکنگ کر کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ نے ان دا فیوچر فار دا پروسپیکٹو اور خاص طور پہ میں ایک بات کا ذکر کروں گا کہ ہمارے ڈیموگرافی بھی ہے ہمارے پاس نوجوان بھی ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے اسکلڈ لیبر اسکلڈ ورک فورس جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے سر نذیر صاحب آپ سے ایک کویشچن کرنا پڑے گا کہ پاکستان واٹ دا میئرس پاکستان شوڈ ٹیک لائک to strengthen its relations between Iran and the Central Asia economically especially کہ ابھی ہمارا جو اس وقت سنیریو ہے اس میں ہمیں کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ معیار تو ایک معیار نہیں ہے جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں اور آپ دونوں پاکستان چائنا چیمبر میں بھی ہیں تو چیمبر میں آپ نے دیکھا ڈیلیگیشن آتے رہے ہیں اور کافی خوش نہیں گئے اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ فی الحال کیپیسٹی نہیں ہے صرف یہ اس کو رپیٹ کرنا کہ یہ ہو جائے یہ کر لیں کرنا بھی تو شروع کریں آپ کو یاد ہے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں اسکل مین پاور نہیں ہے اب اگر ہم 21 سینچری میں ہیں اور یہ دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور اگلی دفعہ جو آنے والا ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا آنے والا ہے اب اگر ابھی سے ہم اپنی ہیومن ریسورس پرپیئر نہیں کریں گے صرف اے آئی میں یا کمپیوٹنگ میں لیکن
آپ کے ڈپلومیٹک سائڈ کے بھی اوپر آپ کو ڈپلومیسی کے سکلز آنے ہوں گے، آپ کو نیگوشیشن کے سکلز آنے ہوں گے، ایون آپ کے چیمبر کے، آپ کے جو بزنس مین ہیں، آیا کہ ان کو اتنی اویئرنیس ہے، نمبر ون ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کمپریہنڈ کر سکیں کہ یہ جو ریولوشن کے اندر ہم چل رہے ہیں اس وقت، یہ ریولوشن ہے ایک، ہم چل رہے ہیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ اب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں، جو لوکل انٹرپرینورز ہیں، ایون دے آر اے ممبر آف دا لا چیمبرس، اور دا چیمبرس، ہاں but still they are not up to that mark that we can say like they can take an advantage and the global advantage for the joint ventures or they can go for میں اور طرح اس کو بریف کرتا ہوں۔ چائنا کا جو اکنامک سسٹم ہے دیٹ از ٹو بی اسٹڈیڈ، چائنا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے دیٹ از ٹو بی اسٹڈیڈ، چائنا کا جو فنانس کا سسٹم ہے دیٹ از ٹو بی اسٹڈیڈ۔ میرا خیال سر میں آپ کے تو یہاں تک آج تک ایک بھی تھنک ٹینک کے کچھ چیمبرز میں کوئی ایک دو چیئرز بن جاتی ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزگنیشن دیا ہے، ایک عہدہ دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی تھنک ٹینک ڈیولپ ہوئے ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے تو وہ چیزیں آج تک شروع ہی نہیں کی ہیں۔ ہم تو آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا از اے کمیونسٹ بلاک، تو وہ ہم پہلی چیز ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم اسے اسٹڈی کیا کریں گے؟ ہم تو اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے۔ تو سر بیکاز آئی ہیو ٹو موو اپ ود دا نیکسٹ کویسچن بیکاز آف دا ٹائم شارٹیج۔ جی جی سر ہارون، میں حسن داؤد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، ہاؤ پاکستان کین کنیکٹ بینکنگ سسٹم وتھ جی آر سی آؤٹ آف سوئفٹ؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، یہ بلکہ ایس سی او کا بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ ایس سی او بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم سوئفٹ سے نکلے، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا بھی ہے، لائک جس طرح ڈیجیٹلائزیشن آف آر ایم بی ہوئی ہے، جیسے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ٹرانزیکشنز پاسبل ہوئی ہیں، اینڈ ود ان سیکنڈس پیمنٹ ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ کیا ممکن ہے کہ اف وی کین ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سوئفٹ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ دو چیزوں کو آپ آپس میں لنک کریں۔ ایک پہلی چیز یہ کہ گلوبل ریزرو کرنسی کون سی، اور پھر اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے والا سسٹم کون سا ہے۔ تو گلوبل ریزرو کرنسی ابھی اور ایٹ لیسٹ کچھ عرصے تک، بلکہ کافی لمبے عرصے تک، مجھے بہرحال ڈالر ہی گلوبل ریزرو کرنسی نظر آتی ہے۔ اور جب تک ریزرو کرنسی ڈالر ہے تب تک سوئفٹ کے اندر ہمیں رہنا ہوگا، اور اسی کے لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ However, having said this, بہت سارے اپرچونٹیز آ رہی ہیں جہاں پر بائیلیٹرلی چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اور کرنسی سواپ ایگریمنٹس، کرنسی لوکل کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل سی پیک کے اندر آپ کے جو اسپیشل اکنامک زون ہے، اسپیشلی گوادر کا جو فری زون ہے، اس کے اندر یہ بھی پروموٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے آر ایم بی ورسز پاک روپیز کو کریں۔ لیکن دو چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کرنسی سواپ کو کرتے ہیں تو پھر آپ کی لوکل کرنسی ہے اس کو کسی طور پہ اسٹیبل ہونا ضروری ہے۔ اگر انسٹیبل ہے اور اس کے اندر فریکوینس اس کی ڈی ویلیو ہوتی ہے یا ویلیو چینجز ہوتے ہیں، چلے ڈی ویلیو نہ بھی کریں، ریٹین بھی تو کر پھر سکتی آپ کے لیے دوسرے ملک کے لیے آپ کے ساتھ اس طرح تجارت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ تو ایسپیکٹ ہو گیا ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم، لیکن جو آر ایم بی کی یوزیج ہے اور اس کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے، اس میں اسپیشلی اسٹارٹنگ فرام برکس کنٹری، انڈیا کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، جو برکس کی کنٹریز ہیں، جو ایس سی او کی کنٹریز ہیں، جو ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کا آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اندر چائنا کا انفلوئنس، آئی ایم ایف کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھے گی۔ اس لحاظ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آر ایم بی کی یوزیج اگلے 10 سال کے اندر بڑھے گی گلوبلی۔ ہم نے بھی کچھ ابھی ریسنٹ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے جو کہ آر ایم بی ڈینومینیشن میں تھا، لیکن کیا سوئفٹ سسٹم سے ہم ایگزٹ کر جائیں گے اگلے 20 سالوں میں جو میں بات کر رہا ہوں، یا
डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा, अगले 20 साल तक हम रखते हैं, क्योंकि आजकल की वर्नेबल टाइम्स में फ्यूचर बहुत आगे का प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरा ख्याल है अब तो नजूमियों ने भी छोड़ दिया. तो उस लिहाज से जो शॉर्ट टर्म अगर हम 20 ईयर्स को रखें तो मैं समझता हूं कि डॉलर्स विल रिमेन द रिजर्व करेंसी. मैं समझता हूं कि स्विफ्ट विल रिमेन द मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस. हाउएवर द रोल ऑफ Chinese RMB and the role of digitization of Chinese RMB will gradually increase to a sizable number जिसमें उसका वेटेज होगा. ये मेरा आंसर. प्रोफेसर साहब, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज मुझे कहा जा रहा है. आई एम सो ग्लैड फॉर यू टू बी हियर. सर नज़ीर साहब, बड़े इनकी वैल्यूबल सजेशंस थी. सर हसन दाऊद साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की उसने. हमारा प्रोग्राम ग्राफ हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीक.